6 फरवरी 2014 फिनलैंड के 5 एक्सपर्ट डाइवर जो कि एक पानी से भरी केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। एक बर्फीले पहाड़ पर ट्रायंगुलर शेप का कट लगाकर एक एक करके उस ठंडे पानी से भरे केव के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग इस पहाड़ की 400 फीट की गहराई को टच करने जा रहे थे, तभी इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो लोग इस मिस्टीरियस केव को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उनका एक दोस्त मूव नहीं कर रहा है। जब डाइवर्स मौत से खेल रहे थे तो उन्हें अपनी जान बचाने के चक्कर में अपने दोस्त को वहीं तड़पता छोड़कर भागना पड़ा। तो चलिए एक बार शुरू से शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, इनका नाम है काई कानकनीम, एक एक्सपीरियंस केव डाइवर। इनको बचपन से ही केव डाइविंग का बहुत शौक है। इनके साथ पहले भी कई खतरनाक ट्रेजेडी हुई है, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। केव डाइविंग छोड़ना इनके लिए नामुमकिन था। इन्होंने अपनी सबसे पहली अंडर वाटर केव ट्रेजेडी फेस अपने दोस्त के साथ करी थी। जब वो अपने डाइवर दोस्त के साथ पास की क्वेरी में डाइव कर रहे थे, तभी उन्हें पता लगता है कि उनका दोस्त मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके मुंह से रेफ्रिजरेटर निकल गया था और उसके पूरे शरीर में पानी भर गया था। जैसे तैसे उसे पानी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी वहीं मौत हो गई। इस इंसिडेंट से काई काफी अपसेट थे, लेकिन चाहकर भी वो अपने पेशेंट को नहीं छोड़ सकते थे। फिर कुछ महीने बाद वो अपने 4 दोस्तों के साथ एक बहुत ही डेंजरस केव डाइविंग का प्लान बनाते हैं। तो ये 5 लोग इस केव में जाने वाले थे। काई कानकनीम, पैट्रिक ग्रीनक्विस्ट, बेसर अंतानीम और बाकी के 2 का नाम सेम था, जिन्हें हम यारी एच और यारी यू के नाम से जानेंगे। ये सभी एक सर्टिफाइड केव डाइवर थे। सबसे पहले मैं आपको केव के बारे में बता देता हूँ जिस केव में ये लोग जा रहे हैं। इस केव को डिस्कवर तो 90s में कर दिए गए थे, लेकिन उस टाइम पर इसके अंदर जाने के लिए कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं बनी हुई थी। इस केव का नाम था पिलूरा केव, जो कि पिलूरा वैली नॉर्वे में है। इस केव की डीपेस्ट गहराई 400 फीट तक की है। इस केव की एक इंटरेस्टिंग बात भी थी कि इसकी 2 एंट्रेंस है। इनका प्लान था कि ये लोग पिलूरा एंट्रेंस से एंटर करेंगे और दूसरी तरफ केस्टनेगल फ्लैगेट से निकलेंगे। टोटल 3 किलोमीटर लंबी, जिसमें इन्हें 5 घंटे का सफर तय करना था। और उसके बाद इन्हें केव की डीपेस्ट यानी 400 फीट की गहराई में जाना था और अनएक्सपेक्टेड चीजों का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि इन लोग टीम में डिवाइड हो जाएंगे। पहली टीम में पैट्रिक और यारी एच थे और दूसरी टीम में काई, बेसा और यारी यू थे। इनका प्लान था कि पहले पैट्रिक और यारी एच केव के अंदर जाएंगे और उसके करीब 2 घंटे बाद दूसरी टीम केव के अंदर एंट्रेंस करेगी। इन सब का एक साथ नहीं जाने का कारण ये था कि ये लोग अगर केव के अंदर एक साथ जाएंगे तो केव के अंदर धूल उड़ने लगी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता इन्हें क्लियर दिखाई नहीं देगा। धूल को जमने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, इसलिए ये लोग 2 घंटे के गैप में केव के अंदर गए। दिन के करीबन 12 बजे पैट्रिक और यारी एच बर्फीले पहाड़ पर ट्रायंगुलर शेप का कट लगाते हैं और एक एक करके केव के अंदर जाने लगते हैं। अंदर का पानी तो बहुत ठंडा था, लेकिन इनके लिए एक अच्छी बात भी थी। वो ये थी कि 60 फीट की गहराई पर भी ये लोग रास्ते और पत्थरों को बिल्कुल क्लियर देख पा रहे थे। थोड़ी देर तक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे उनकी दिक्कतें बढ़ने लगी। वो लोग एक अंडर वाटर स्कूटर भी लाए थे। ये स्कूटर डाइवर को आगे बढ़ने में मदद करता है। इससे डाइवर को ज्यादा थकान भी नहीं होती है। दोनों डाइवर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और एक 500 मीटर के सीधे रास्ते को पार कर चुके थे और अब इन्हें 120 मीटर की गहराई के लिए नीचे की तरफ टर्न लेना था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे उन्हें उतनी ही कठिनाइयों को सामना करना पड़ता था। इनका असली खतरा तो यहीं से चालू हो गया था। रास्ता और भी पतला और रिस्की होते जा रहा था। फाइनली वो लोग केव के डीपेस्ट सेक्शन में पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों डाइवर एक के पीछे एक ऊपर की तरफ आने लगते हैं। इन्हें पूरा 90 डिग्री मुड़ना था, जो बहुत खतरनाक था। पहले पैट्रिक उस रास्ते को क्रॉस करके आगे जा रहा था कि उसे अपना दोस्त यारी एच नहीं दिखाई देता, तो पैट्रिक वापस मुड़कर अपने दोस्त यारी एच को देखने के लिए आता है। वो देखता है कि यारी एच वहां अटक चुका है। उसके स्कूटर की रस्सी एक पत्थर में अटक गई थी। पैट्रिक उसके पास जाता है तो यारी एच कहता है तुम हट जाओ, मैं वहां आ रहा हूँ। जैसे तैसे उसकी स्कूटर की रस्सी पत्थर से निकल जाती है। यारी पैट्रिक से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर भी मांगता है और पैट्रिक उसे अपना रिफ्रिजरेटर भी देता है, लेकिन बाद में यारी जब अपने रिफ्रिजरेटर पर स्विच कर रहा था तो उसके मुंह से रिफ्रिजरेटर निकलकर गिर जाता है। पैट्रिक यारी के मुंह में अपना रिफ्रिजरेटर देता है, लेकिन शायद यारी गलती से उस ठंडे पानी को पी गया था और उसके पूरे शरीर में वो पानी चले गया था, जिसकी वजह से यारी बहुत पैनिक कर रहा था और उसकी हालत डाउन हो गई थी। पैट्रिक समझ गया था कि अब यारी नहीं बच सकता और पैट्रिक भी वहां बहुत देर रुक चुका था, तो उसका भी मरना तय था। इसलिए वो एक इमोशनल डिसीजन लेता है कि वो यारी को यहीं छोड़कर केव से तेजी से बाहर निकलेगा, लेकिन वो डिकम्प्रेशन स्टॉप के कारण तेजी से इस केव से बाहर नहीं निकल सकता था। पैट्रिक यारी को वहीं छोड़कर धीरे धीरे आगे जाने लगता है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जहां यारी एच फंसा है वहां का रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब काई, बेसा और यारी यू आए तो वो लोग भी मरेंगे। करीबन 2 बजे वो लोग पिलोरा एंट्रेंस से केव के अंदर एक एक करके जाने लगते हैं। तीनों डाइवर आगे बढ़ रहे थे और काई सबसे पीछे चल रहा था, ताकि आगे जाकर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो पीछे के रास्ते से एग्जिट कर सके। उन्होंने सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही 500 मीटर का रास्ता पार कर लिया था। अब उन्हें नीचे की तरफ टर्न करना था। अभी वो लोग 120 मीटर की गहराई पर पहुंच चुके थे। सबसे आगे चल रहे बेसा को ऊपर की तरफ जाना था,
था, लेकिन उसके पीछे रखे सिलेंडर की वजह से वो उस रास्ते में अटक जाता है। पीछे वाले डाइवर्स को डिले हो रही थी और वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। वो लोग 5 मिनट लेट हो गए थे, यानी कि उन्हें 1 घंटे और स्लो चल के जाना पड़ेगा। अब किसी तरह बेसा उस सिचुएशन से निकलता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ऊपर जाने के बाद यारीएच की डेथ बॉडी को देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। यारीएच की डेथ बॉडी की वजह से वो रास्ता ब्लॉक था, ये लोग और भी ज्यादा डिले होते जा रहे थे। यहाँ पीछे काइकनिन को चक्कर आ रहे थे और यारीयू को भी काफी तकलीफ हो रही थी। उन दोनों की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो दोनों पैनिक कर रहे थे। अब यारीयू के इक्विपमेंट में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो तड़पते तड़पते एस्केप का शिकार बन गया था। सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी थी, क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक था और पीछे के रास्ते से निकलने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। काई यारीयू को वहीं छोड़कर पीछे के रास्ते से वापस बाहर निकलने लगता है। काई बेसा को भी बुलाता है, लेकिन बेसा उस टाइम पर 90 डिग्री के पैनिक अटैक को झेलते हुए आगे जाने लगता है। अब बेसा के पास इतना वक्त नहीं था कि वो काई की बात को सुने, इसलिए वो सीधे आगे की ओर जाने लगता है। काई बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि उसके पास 500 मीटर के रास्ते को पार करने के लिए ऑक्सीजन बचा है कि नहीं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि यहाँ तड़प कर मरने से अच्छा है कि वो डिकम्प्रेशन सिकनेस का रिस्क लेकर वो तेजी से आगे बढ़ेगा। पैट्रिक के भी इक्विपमेंट की बैटरी लो हो गई थी। अब पैट्रिक को डिसाइड करना था कि उसे गर्म होने के लिए थर्मा बीस्ट का यूज करना है या फिर आगे बढ़ने के लिए स्कूटर का यूज करना है। वो डिसाइड करता है कि वो थर्मा बीस्ट का यूज ना करके आगे बढ़ने के लिए स्कूटर का यूज करेगा। जैसे तैसे काई उस लॉन्ग एयरफील्ड चेंबर में पहुंच गया, पर अभी भी इसे 500 मीटर के इस लॉन्ग एयरफील्ड चेंबर को पार करना था। वो सोचा था कि रेस्क्यू टीम आकर उसे बचा लेगी, लेकिन रेस्क्यू टीम की भी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं थी। रात के 9 बज गए थे और पैट्रिक फाइनली उस केब के एग्जिट पार्ट में पहुंच जाता है। पैट्रिक बहुत थक गया था, लेकिन फिर भी वो अपने बाकी दोस्तों के इंतजार में बस में जाकर रुकता है। रात के करीबन 10 बजे वो एक जलती हुई टॉर्च देखता है और देखता है कि बेसा उसकी तरफ आ रहा है। रात के 12 बजे काई भी उस 500 मीटर के रास्ते को पार कर लेता है। अब वहाँ पर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और इन तीनों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तीनों डाइवर्स के लिए ये डरावना इंसिडेंट भुलाना बिल्कुल नामुमकिन था। इस हादसे की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। दोनों जारी एच और जारी यू इस इंसिडेंट में मारे जा चुके थे। उनकी बॉडी 120 मीटर की गहराई में होने के कारण रेस्क्यू टीम भी उनकी बॉडी को नहीं निकाल पाई। दोनों की फैमिली को कैसे न कैसे उनकी बॉडी चाहिए थी, लेकिन नॉर्वेजियन पुलिस ने पूरी तरह से उस केब को बंद कर दिया था। इस टाइम पर पैट्रिक उन दोनों की फैमिली से वादा कर चुका था कि वो उन दोनों की बॉडी को निकालेगा। वो अपने कुछ एक्सपर्ट डाइवर दोस्तों को भी बुलाता है, जिनमें से एक थे रिक स्टेटन, और ये पक्का था कि अगर वो पुलिस से परमिशन लेने जाएंगे तो पुलिस उन्हें परमिशन नहीं देगी, इसलिए वो बिना किसी को बताए 23 ऑफ मार्च वो लोग वहां पर आ जाते हैं और 2 डजन ऑक्सीजन सिलेंडर को पूरे केब के रूट में बिछा देते हैं और अपनी टीम की वजह से वो उन दोनों की डेथ बॉडी को बाहर निकाल आते हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी रेस्क्यू के ऊपर अथॉरिटी द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता।